आज जो ये बीजेपी के लोग एक बात कहते हैं ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 50 साल में कुछ नहीं हुआ। जब हरियाणा प्रदेश बना, जब पंजाब से हम 1 नवंबर 1966 को अलग हुए, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, टिब्बे थे हरियाणा प्रदेश के अंदर जी। और आज ये लोग कहते हैं हरियाणा प्रदेश का हुआ ही कुछ नहीं। तो उस समय जो नेता थे उनके सामने पता कितनी चुनौती थी। आज तो इनका 2 लाख करोड़ का बजट है, उस टाइम 2000 करोड़ का भी नहीं होता था। कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस आ रही है और लोगों में काफी जोश था, कार्यकर्ताओं में जोश था, लेकिन एकदम से अचानक लोगों ने जहाँ ईवीएम को गालियाँ निकाली वहाँ कांग्रेस को भी गालियाँ निकाली। तो इस चीज़ को सीखना है हमने और लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम करके आगे बढ़ना है, क्योंकि लोग इस सरकार से दुखी। विनय नरवाल के घर गया, उनके परिवार के लोगों ने बताया उसकी पत्नी भी बता रही है कि 1.5 घंटा वहाँ पुलिस और जवान नहीं आए। 1.5 घंटे में अगर आप वहाँ नहीं आओगे तो कैसे फिर आप सुरक्षा में चूक नहीं मानोगे उसको। तो कहीं ना कहीं जब चर्चाएं चलती हैं तो आपका नाम भी आता है कि कहीं ना कहीं अशोक अरोड़ा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो क्या कुछ प्राथमिकता होगी, क्या हो सकता है? तो 1 साल हो गए सीएम नायब सैनी जी को बने जी, जो फीलिंग आनी चाहिए थी ना वो आई नहीं। सीएम साहब को तो फीलिंग आ रही है जी पूरी। जी कैसा महसूस करते हैं आज यहाँ पहुंचे परिवार के बीच? गजब का महसूस हो रहा है, पूरी फीलिंग है रिया। सीएम को मुख्यमंत्री बनने की फीलिंग आ रही है, परंतु सीएम की फीलिंग से कल्ले का काम नहीं चलेगा। उस क्षेत्र के लोगों को जब काम की फीलिंग आएगी तब काम चलेगा। अभय चौटाला जी को आप अभय याद चौटाला मेरा छोटा भाई है, हमेशा वो भी मुझे याद करता है, मैं भी करता। कहता है कि इनेलो में स्वागत है। राजनीति में दिल जीतना आसान है या फिर कुर्सी पाना? कुर्सी पाने के लिए दिल जीतना पड़ता है, इसलिए दिल जीतना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है, मेरे साथ जो शख्सियत है, एक साधारण कार्यकर्ता से विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री भी रहे, बहुत ही शानदार आदमी है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। बातचीत करेंगे अशोक अरोड़ा जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी आपका। जब आपने राजनीति शुरू की तो जेब में कितने रुपए थे? तो पैसे की बात आप करते हो, मैंने 1977 में मैं मात्र 17 साल का था जब जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर हम राजनीति में आए जी। हम एक कार्यकर्ता के रूप में साइकिल पे जाके वोट मांगा करते थे, और उसके बाद फिर जनता दल बना, जनता दल में रहे, और उसके बाद फिर जनता जब अलग हुआ तो फिर चौधरी देवलाल और चौटाला साहब के साथ जुड़े। बात रही पैसे की, पैसे की कमी भी नहीं थी कभी, और इतने भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा थे। एक सेटिस्फेक्शन थी कि जो है ठीक है। हमेशा लोगों के बीच में रहकर राजनीति करी, पैसे की राजनीति मैंने कभी नहीं करी, और ना कभी पैसे की तरफ कभी ध्यान दिया। एक मेहनत करके अपने कमाने वाले लोग थे, खुद हाथ से कमा के हमने अपने आप को स्थापित किया। ना तो कोई हमारी परिवार की बैकग्राउंड राजनीतिक थी जी। ना हमारी पारिवारिक बैकग्राउंड कोई बहुत पैसे वाले की थी। ठीक है, एक मीडियम फैमिली में पैदा होकर हमने लोगों के साथ जुड़ के राजनीति। तो फिर राजनीति ही क्यों सोची कि राजनीति में आना है? नसेवा के लिए हमारे मन में शुरू से था कि लोगों में रहें, लोगों की बात करें, लोगों की सेवा करें, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा आम आदमी को प्रताड़ित किया जाता था, कोई अपनी बात भी नहीं रख पाता था, ऐसे समय भी थे। परंतु राजनेता चौधरी देवलाल जैसे आए, जयप्रकाश नारायण जैसे आए, आम लोग राजनीति से जुड़े, उसके साथ जुड़ के हमने राजनीति शुरू। इस बीच चुनौतियां क्या कुछ रही सर, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड राजनीति का नहीं था, तो बहुत सारा संघर्ष आपको करना पड़ा होगा। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की जो जिम्मेवारी लगाई हम निभाते रहे। रास्ता रोको की बात चौधरी देवलाल जी ने जब की, हमने उस समय रास्ता रोकने के लिए भी सड़कों पे आए, और उसके बाद पुलिस ने पकड़े, जेल भी गए, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 89 में सरदार गुरदयाल सिंह सैनी मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से चुने गए, उनके दफ्तर में रहकर भी लगातार काम किया। और जब उनकी विधानसभा सीट खाली हुई तो फिर एक बाई इलेक्शन में पार्टी ने मुझे यहाँ से मौका दिया। कभी लगा नहीं कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, राजनीति को छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? कुछ ऐसी संघर्ष के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई हो? मेरे ख्याल इस मामले में बहुत अलग है। मैं किसी वर्ग,
जाति धर्म को बुरा नहीं मानता। अच्छे बुरे लोग होते हैं, राजनीति में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसी प्रकार धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, जाति में भी होते हैं। ये लोग वो हैं जो जाति धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। मैं राजनीति को बुरा नहीं मानता, राजनीति को कुछ लोगों ने जी व्यापार मान लिया है, बाकी राजनीति वर्ग मैंने कहा कोई बुरा नहीं। तो राजनीति में जब आते हैं, कोई भी नेता आता है, तो परिवार से जो निजी जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं सर। थोड़ा सा फर्क आ जाता है, दूर तो नहीं कह सकते आप जितना टाइम परिवार को देना चाहते हो वो राजनीति में आके शायद नहीं दे पाते, क्योंकि फिर आप एक सामाजिक व्यक्ति हो जाते हो। परिवार के साथ साथ समाज के बीच में भी रहना आपकी जिम्मेवारी होती है। जी, तो संघर्ष की बात करें, वो एक मजबूत नेता बनाता है संघर्ष। तो कभी ये लगा कि हाँ, अब की बार कुछ ऐसा हुआ कि लाठी चार्ज हो गया, कुछ कितना कुछ संघर्ष, मतलब बड़ा संघर्ष, आपको कोई ऐसा दिन याद हो? कभी डर मन में कभी नहीं आया। लोगों के लिए लड़े, उसमें लाठी पड़े, कुछ भी पड़े, जेल गए, 2-3 बार गए, जेल भी गए, तो कभी डर की बात नहीं है। लोगों के लिए लड़ना, फिर डरना किस बात का? डर नाम की कभी चीज़ नहीं। डर तो सिर्फ जिस जनता ने हमें यहाँ तक बिठाया या तो उसका है या भगवान का है। चौटाला साहब के साथ काफ़ी समय आपने बिताया है, इनेलो के साथ आप रहे, तो वो कैसा पल था, कैसे जुड़े थे आप इनेलो के साथ? मैंने बताया था आपको पहले ही कि हम जनता पार्टी में जब जुड़े थे और जनता पार्टी के बाद फिर जनता दल बना, और जनता दल टूटने के बाद फिर हम चौटाला साहब के साथ जुड़े जी। और उनके साथ जुड़ के लगातार उन्होंने जो भी जिम्मेवारी सौंपी, वो पार्टी के रूप में, पार्टी के प्रधान के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, मंत्री के रूप में, स्पीकर के रूप में, जो भी उन्होंने जिम्मेवारी हमें सौंपी उसको अच्छे ढंग से निभाया। उनके साथ रहने के हमने लोगों के बीच में हमेशा रह के लोगों की सेवा की। और जब आप मंत्री थे और आज की अगर बात करें, आज की राजनीति की और उस समय की राजनीति की, कितना कुछ आप फर्क मानते हैं? पहले व्यापारीकरण नहीं था, आज व्यापारीकरण हो गया। आज तो लोग भी कहते हैं कि कमा लो कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं बनना, तो ऐसा पहले नहीं था। आपको 1990 में पहली बार एमएलए बना था, उस समय ज़्यादातर एमएलए बसों में जाया करते थे चंडीगढ़, उनमें से एक मैं भी था, मेरे पास भी कार नहीं थी। परंतु आज तो डिफेंडर ले रहे हैं, कोई 4 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, कोई 5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है। जी। आज उसमें बड़ा फर्क है। आज जो पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादा आगे हैं। जब आपने इनेलो छोड़ी, क्योंकि एक बड़ा समय आपने बिताया था, तो एक मजबूरी थी या फिर ज़रूरी था उस समय ये डिसीजन लेना? देखिए, बहुत लंबे समय उनके साथ हम रहे। जी। एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो सम्मान मिलना चाहिए मुझे पूरा मिला। एक परिवार के सदस्य के रूप में अपने परिवार के सदस्यों का जो सम्मान मिलता है वो चौटाला परिवार की तरफ से मुझे पूरा मिला। जी। और हमने मेहनत करके, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब जेल गए तो लोग ये कहते थे अब इनेलो टूट जाएगी, अब इनेलो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अजय सिंह और चौटाला साहब दोनों जेल चले गए थे। जी। परंतु हमने कार्यकर्ताओं को साथ रह के, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा के हमने उस जो कारवां था आगे बढ़ाया। और एक समय ऐसा था 2018 में चुनाव से पहले कि लोग सभी ये मान के चल रहे थे कि 2019 में लोकदल की सरकार आएगी। जी। परंतु ऐसी परिस्थितियां बनी कि परिवार के अंदर विभाजन हो गया, पार्टी एक की बजाय 2 बन गई। और उसके बाद कार्यकर्ताओं का एक दबाव आया कि अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जी। क्योंकि अब पार्टी टूटने के बाद हमने लंबा समय कार्यकर्ताओं ने आपके साथ गुजारा है। हाँ। अगर या आप तो डिसीजन लो, नहीं फिर हम आपको छोड़ के जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं के दबाव में मुझे INLD छोड़नी पड़ी। जी। INLD आपके समय की, जो आपने एक बड़ी एक टीम थी आपकी और आप लोगों ने जो तैयार की थी, और ये हो गया था भाई सरकार आएगी, और आज की अगर बात करें, पहले मजबूत लग रही थी या फिर थोड़ा सा अब ठीक ठाक लग रही है? देखो, हर पार्टी अपनी पार्टी की बात करती है, परंतु आज के दिन जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर खासतौर पे जी। जो कांग्रेस है यही बीजेपी का विकल्प है। क्योंकि देखा आपने पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर भी 5 लोकसभा सीट जीती, विधानसभा में हालांकि सरकार नहीं बना पाए, परंतु वोट शेयर कांग्रेस ने
बीजेपी के बराबर का लिया और 37 एमएलए एक मजबूत विपक्ष के रूप में आज है। बाकी हर पार्टी अपनी पार्टी के लिए जोर मार रही है, वो मारती है, परंतु लोगों के मन में जो विकल्प है वो कांग्रेस है। जी, जिस समय आपने इनेलो छोड़ी तो कहीं न कहीं ये नहीं था कि बीजेपी में भी जाना चाहिए, सत्ता थी उस समय, तो आप कांग्रेस में ही क्यों गए? नहीं, परिस्थितियाँ थी उस समय, एक मोड़ पे थे कि बीजेपी में जाएं या कांग्रेस में जाएं, तो कौन कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय लेकर हमने कांग्रेस पार्टी को। जी, तो फिर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, अभी तक ना तो नेता प्रतिपक्ष बना पा रहे और ना ही प्रदेश अध्यक्ष है, अभी तक दोबारा से कोई जिम्मेवारी भी नहीं ले रहा हार की। क्या कारण मानते हो आप 2024 के जो हार हुई है, मेन सा कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो उदयभान जी हमारे हैं, हाँ, लेकिन हार हार की का कोई मतलब एक कारण नहीं हुआ करता। जी, हार के कई कारण होते हैं। हार का मेन कारण संगठन का ना होना भी है, हार का कारण ईवीएम भी जी, है, और हार का कारण आपस में नेताओं का तालमेल ना होना, वो भी कहीं ना कहीं हार का कारण बना। जी, जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, मेरा एक मानना है कि हाईकमान को इतनी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए संगठन भी जरूरी है और नेता प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी है। लोगों में एक अदरवाइज मैसेज जाता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। कार्यकर्ताओं जी, को जब गांव में बैठ के, वार्ड में बैठ के, चौपाल में बैठ के जब दूसरी पार्टी के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, तो उसका निश्चित रूप से मनोबल गिरता है। जी। इसलिए हाईकमान को जल्दी करना है। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को मिलती है, जो अगला चुनाव आएगा तो ये गुटबाजी ऐसे ही देखने को मिलेगी या फिर कुछ समाधान निकल नहीं, सकता है मैं कुछ? मानता हूँ गुटबाजी नहीं कह सकते आप इसको, जी, थोड़ा बहुत उनके आपस में तालमेल की कमी है। और मुझे लगता है कि इस बार जी, जो चुनाव के नतीजे निकले, जो लोग कांग्रेस को सरकार देना चाहते थे नहीं आई, तो उन नेताओं को भी मेरे ख्याल तो अब समझ लग गई होगी, जी, और लगता है कि सारे हमारे जो नेता हैं मिल के अगला चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक अच्छी सरकार देंगे। जी। तो कांग्रेस पर दोबारा भरोसा लोग जता पाएँगे? क्योंकि एक माहौल बन गया था कि कांग्रेस आ रही है, लोगों ने पूरा साथ भी दिया। तो लगता है दोबारा मौका मिलेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि देश स्तर पे और प्रदेश स्तर पे कांग्रेस ही विकल्प है, जी, और बीजेपी सरकार पहले भी फेल थी और आज भी कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है। एक पीएन की पोस्ट के लिए अगर एक पोस्ट है तो उस पर भी 1-1 हज़ार लोग अप्लाई कर रहे हैं। जी, तो इस प्रकार से लोगों को जो रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, महंगाई की मार पड़ेगी, तो लोग विकल्प ढूंढते हैं। विकल्प कांग्रेस पार्टी है। तो कहीं न कहीं जब चर्चाएँ चलती हैं तो आपका नाम भी आता है कि कहीं न कहीं अशोक अरोड़ा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो क्या कुछ प्राथमिकता होगी? क्या हो सकता है भविष्य में कुछ? देखिए, राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो गर्म है, परंतु मेरी कभी भी किसी पार्टी के नेता के साथ इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी, 2019 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2019 में उन्होंने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया, थोड़ी सी वोटों से हार गया था। अब की बार फिर टिकट दी, लोगों ने एमएलए बना दिया है। जी, मेरी इच्छा तो लोगों की सेवा करने की है। बाकी पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अब तो सीएम सिटी है कुरुक्षेत्र और आप यहाँ से विधायक हैं। तो कुछ लग रहा है कि सीएम सिटी वाली एक फीलिंग आ रही है जी? हमारे लोगों को उम्मीद है कि सीएम सिटी है और इसमें कुछ अच्छा होगा, परंतु 1 साल हो गए हैं सीएम नायब सैनी जी को बने। जी, जो फीलिंग आनी चाहिए थी ना, वो आई नहीं अभी। आगे उम्मीद रखते हैं कि हमें भी वो फीलिंग आएगी, हमें भी वो मज़ा मिलेगा। शहर, हमारा शहर भी सीएम सिटी है, कुछ लोगों को ज़्यादा काम होंगे, लोगों के रोज़गार मिलेंगे, अच्छा एक शहर बनेगा। जी। परंतु अभी तक 1 साल में यहाँ के लोगों को फीलिंग आई नहीं। सीएम साहब को तो फीलिंग आ रही है जी पूरी। सीएम को मुख्यमंत्री बनने की फीलिंग आ रही है, परंतु सीएम की फीलिंग से कल्ले का काम नहीं चलेगा। कुरुक्षेत्र के लोगों को जब काम की फीलिंग आएगी तब काम चलेगा। जी, अब आग की घटनाएँ भी काफ़ी हुई हैं, आगजनी बहुत ज़्यादा हुई है, आप मौके पे गए, कितना कुछ नुकसान आस-पास आप मानते हैं? देखिए, आग से काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे हल्के के अंदर भी हम बात करें
35 एकड़ के करीब तो खड़ी गेहूँ की नुकसान हुआ है। उसके बाद थाने जले हैं, कूप जले हैं, और एक दो गांव तो ऐसे हैं जो गांव के अंदर बढ़ गई आग। वहाँ उनके गोशों के गुब्बारे भी थे, सामान भी, पशुओं को भी जी। झुलस आई है। तो नुकसान है। सरकार जहाँ गेहूँ के नुकसान की बात मुख्यमंत्री ने की है, उसके साथ साथ जो भूस का नुकसान हुआ या दूसरे कोई नुकसान हुआ है, इस आग लगने से सबसे बड़ा नुकसान एक और हो जाता है। हम्म, जो अंडरलाइन पाइप पड़ी होती है ना, जी। वो पिघल जाती है। हाँ वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है लोगों का। तो सरकार इन सब चीज़ों की अगर भरपाई करे तो अच्छी बात है। जी। आप ऐसे नेता हो जिसके पास कोई ना कोई दूसरी पार्टी के नेता भी आते रहते हैं, कोई तो कुछ लगता नहीं पार्टी में ये बात नहीं जाती भाई वो और माजरा साहब आ रहे थे आपके पास, चाय पी के गए हैं, कोई और भी कुछ ऐसे? राजनीति में आप जिस पार्टी में रहो, उस पार्टी के प्रति आपकी वफादारी होनी चाहिए। परंतु आपके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये अगर हम सोच के डरने लग गए, जी। फिर तो राजनीति करो ही नहीं। ये नहीं, हम जिस पार्टी में रहे, हमारे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ INLD में रहे हैं। जी। हमारे तो उस समय हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हमारे पास आया करते थे। और हम तो आज भी कोई भी किसी का दुख सुख हो, हरियाणा प्रदेश के किसी नेता, किसी पार्टी का, जी। मैं स्वयं भी जाता हूँ। और ऐसा कोई नेता नहीं, कोई दुख सुख हमारे यहाँ हो वो ना हो। ये एक हमारे सामाजिक संबंध है, जी। वो हमारे राजनीतिक संबंध है। राजनीतिक संबंध जो होते हैं, वो राजनीति आपकी पार्टी के प्रति ईमानदार हो और अच्छी बात है। परंतु सामाजिक संबंधों के अंदर अगर आपको पार्टी में सीमाओं में बंध देगी, जी। फिर तो आप बंधुआ मजदूर हो गए पार्टी के। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ना नेताओं को ऐसा सोचना चाहिए। जी। राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार आप किसे मानते हैं, भाषण, चुप्पी या फिर चालाकी? चुप्पी। आप राजनीति में सब कुछ जानते हुए आपके सामने अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, जी। आपके सामने कोई किसी के साथ जाति कर रहा है और आप चुप हो, ये सबसे बड़ी बात है। जी। हुड्डा या चौटाला, किसके साथ राजनीति करना आसान है? मेरे को तो ना तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ कोई दिक्कत आई जी। और ना हुड्डा साहब के साथ दिक्कत है। इंसान का अपना ठीक होना चाहिए। आप उस पार्टी और उस नेता के प्रति लॉयल रहो, आपको कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी, जिस पार्टी में हो। जीत की खुशी बड़ी होती है या फिर हार से जो सीखने को मिलता है वो? दोनों बातें हैं। जीत की खुशी भी मनानी चाहिए और हार के को देख के आपको निराशा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। अगर आप हार को सोच के बैठ जाओगे तो वो लोग जो आपको वोट दिया है, फिर वो कहाँ जाएंगे। जी। आपको कभी भी इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने तो चौधरी देवलाल से सीखा है। वो तो जब चुनाव में हारते थे, अगले दिन ही कहते थे चलो गाँव में, जी। चलो चौपाल में। ये कभी हरियाणा में सबसे चालाक राजनेता आप किसे मानते हैं सर, कौन है? हरियाणा में सबसे चतुर राजनेता कौन सा है? मैं इन चीज़ों में कभी जाया नहीं करता। लंबी मीटिंग या फिर लंबा भाषण, क्या ज़्यादा बोरिंग लगता है? कभी में लगता है बोरिंग है कि भाषण चल रहा है किसी का या लंबी मीटिंग चल रही ना है? तो लंबी मीटिंग बोरिंग होती, जी। ना लंबा भाषण बोरिंग होता। ये जरूर होता है कि बोलने वाला बोल कैसे रहा है। जी। बहुत नेता ऐसे थे, अगर वो 1-1 घंटा बोलते थे तो लोग कहते थे भी और बोलने चाहिए। हम्म, और बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 मिनट बोलते हैं, लोग कहते हैं यार अच्छा जल्दी पढ़ना छोड़ो। जी। तो भाषण में आप कितना रस दे रहे हो, उसको लोग देखते हैं, यही मीटिंग का। जी। तो विधानसभा का कोई मज़ेदार किस्सा सर, क्योंकि आप स्पीकर भी रहे हैं और विधानसभा में काफ़ी बार आपका जाना हुआ है, कोई मज़ेदार किस्सा आपको याद है? विधानसभा में सारे किस्से मजेदार होते हैं। कोई मेन सा? हैं, बहुत होते हैं यार। अब इसमें तो हमने तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बंसीलाल को भी आपस में बहुत कुछ कहते सुना। जी। चौधरी भजन लाल के साथ भी चौटाला साहब की बहस सुनी, हुड्डा साहब के साथ भी सुनी, और अब हुड्डा साहब और नायब सैनी भी सुनते हैं और खुद भी करते हैं। जी। तो विधानसभा में किस्से कोई बनाए नहीं जाते, मौके पे हो जाते। मौके पे हो जाते हैं। एक गलती जो दोबारा नहीं आप करना चाहोगे, कोई ऐसी गलती हुई हो? एक बार जो गलती होती है ना, वो तो गलती होती है, और उसी गलती को अगर दोहराओगे वो फिर बेवकूफ़ी होती है। तो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। राजनीति में दिल जीतना आसान है या फिर कुर्सी पाना? कुर्सी पाने के लिए दिल जीतना पड़ता है, इसलिए दिल जीतना जरूरी है। सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री की अगर बात करें, देवीलाल
या फिर ओम प्रकाश चौटाला जी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कौन से रहे हैं इनमें से? देखिए, मेरा एक मानना है, आपने जो नाम मिलाए इनके अलावा भी बहुत मुख्यमंत्री हाँ, हरियाणा में रहे हैं। हर एक ने हरियाणा के लिए काम किया है। आज जो ये बीजेपी के लोग एक बात कहते हैं ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 50 साल में कुछ नहीं हुआ। जब हरियाणा प्रदेश बना, जी। जब पंजाब से हम 1 नवंबर 1966 को अलग हुए, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, टिब्बे थे हरियाणा प्रदेश के अंदर। जी। और आज ये लोग कहते हैं हरियाणा प्रदेश का होया ही कुछ नहीं। तो उस समय जो नेता थे उनके सामने पता कितनी चुनौती थी। आज तो इनका 2 लाख करोड़ का बजट है, जी। उस टाइम 2000 करोड़ का भी नहीं होता था। उस चुनौती को करते हुए भी उन्होंने हरियाणा को इस मुकाम तक पहुंचाया कि हरियाणा इस देश का नंबर 1 प्रदेश बना। ये उन मुख्यमंत्रियों की बदौलत है जो जितने नाम गिनाए और भी लोग हैं जो रहे हैं, जिनमें लोगों ने काम किया, हरियाणा प्रदेश को यहाँ तक पहुँचाया। जी। अभय चौटाला जी को आपकी याद आ रही है? अभय चौटाला जी को आपकी अभय याद आ रही चौटाला है? मेरा छोटा भाई है, हमेशा वो भी मुझे याद करता है और मैं भी करता हूँ। कहता है कि इनेलो में स्वागत है। ये मेरी बात, हर नेता चाहेगा कि उसकी पार्टी आगे बढ़े, जी। परंतु जहाँ तक अशोक अरोड़ा की बात है, अशोक अरोड़ा का कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरा सम्मान करता है। जी। पहलगांव में एक घटना हुई, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, तो क्या कुछ आप कैसे देखते हैं इस घटना को सर? बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही थोड़ी है। और मैंने पहले दिन भी एक ही बात कही थी जी। कि सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, अच्छी बात है, बदला लो, परंतु पूरा विपक्ष आपके साथ है, सर्वदलीय मीटिंग में सबने किया। परंतु मैं मनदीप जी आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लंबे समय से हम भी राजनीति में, आप भी जी। जर्नलिस्ट हो। घटना घटती है, कोई आते हैं आतंकवादी जी। और अंधाधुंध गोलियां चला के चले जाते हैं, आते हैं बम ब्लास्ट करके चले जाते हैं, जी। तो वो एक अचानक करके जाते हैं। परंतु जिस प्रकार ये घटना घटी है, जी। ये आतंकवाद में पहली घटना है कि लोगों को एक एक करके गोली मारी। जी। और इसके पीछे साजिश इस बात की है कि नाम पूछ पूछ के मारी। हाँ, वो धर्म हमारे पूछा। देश को बांटना चाहते हैं, देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो सरकार को इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। और जो सुरक्षा बल जी। वहाँ पे थे, मैं बहुत बार कश्मीर गया हूँ, पिछले साल भी गया था। कश्मीर के अंदर चप्पे चप्पे पे पुलिस है, जी। चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी के जवान खड़े हैं। परंतु जिस प्रकार मैं विनय नरवाल के घर गया, उनके परिवार के लोगों ने बताया, उसकी पत्नी भी बता रही है जी। कि 1.5 घंटा वहाँ पुलिस और जवान नहीं आए। 1.5 घंटे में अगर आप वहाँ नहीं आओगे तो कैसे फिर आप सुरक्षा में चूक नहीं मानोगे इसको? बिल्कुल। तो बहुत बड़ी सुरक्षा चूक भी हुई है। इन सब की जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग। जी। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का दुश्मन कौन है? खुद कांग्रेस है या फिर बीजेपी को? अगर मान- राजनीति में कोई दुश्मन नहीं हुआ करता। राजनीति में मुद्दों के मतभेद होते हैं। आज के दिन बीजेपी सरकार में और बीजेपी का जो फेलियर है वो सबसे बड़ा यही है कि एक तो ये लोगों को बांटना चाहते हैं जी। धर्म और जाति के नाम पे। दूसरा, आज रोजगार नहीं मिल पाया, आज भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। तो कांग्रेस की लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है। जी। नौजवानों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? तो सबसे बड़ा संदेश तो आपके माध्यम से एक ही है कि जो आज रोजगार ना मिलने की वजह से जो नौजवान अपनी जवानी नशे की तरफ धकेल रहे हैं, जो अपराध की तरफ जा रहे हैं, जी। उनसे एक ही आपके माध्यम से संदेश है मेरा कि ये आप जो मानव के रूप में आए हो, इससे हताश मत हो। ये दिन है, आते जाते रहते हैं। आप इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो और नशे को छोड़कर लड़ाई लड़ो, अपराध को छोड़ के लड़ाई लड़ो, समाज की मुख्य धारा में आओ। समय बदलते रहते हैं, आज जो आज दिन है वो कल नहीं होंगे, जो कल थे वो आज नहीं होंगे। अच्छे दिन आएंगे और युवाओं को पहले अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस आ रही है और लोगों में काफ़ी जोश था, कार्यकर्ताओं में जोश था, लेकिन एकदम से अचानक बीजेपी आ गई, तो लोग अब कहते नहीं कि ये क्या हुआ? लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे जी। और यही कारण रहा कि जब चुनाव में नतीजे लोगों की
आशा के विपरीत हुए तो लोग बहुत निराश हुए। लोगों ने जहाँ ईवीएम को गालियाँ निकाली वहाँ कांग्रेस को भी गालियाँ निकाली। जी। तो इस चीज़ को सीखना है हमने और लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम करके आगे बढ़ना है, क्योंकि लोग इस सरकार से दुखी हैं। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। धन्यवाद।